अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों की कार्बोहाइड्रेट्स की क्लास 3 है। आज क्लास 1 में हम लोगों ने उसका ओवरव्यू डिस्कस किया था। क्लास 2 में हमने मोनोसेकेराइड्स पढ़े थे और आज हम डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डाइसेकेराइड्स होते क्या हैं। डाइसेकेराइड्स जो हैं वो कंपाउंड्स होते हैं, वो शुगर्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस पर दो मोनोसेकेराइड्स यील्ड करते हैं, यानी कि दो मोनोसेकेराइड्स मिलके एक डाइसेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज। सबसे पहले माल्टोज को देखते हैं। माल्टोज इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। फ्रूट्स में जो शुगर होती है माल्टोज होती है। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द एक्शन ऑफ सलाइवरी एंड पैंक्रियाटिक अमाइलेज ऑन स्टार्च। हमारी बॉडी में भी माल्टोज है वो प्रोड्यूस होता है। होता क्या है कि एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं अमाइलेज एंजाइम। ये स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में। और ये जो अमाइलेज एंजाइम है ये हमारी बॉडी में दो जगह पर प्रोड्यूस होता है, एक हमारे स्लाइवा में और एक हमारे पैंक्रियाज में। इसलिए या तो ये स्लाइवरी अमाइलेज होता है या पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। उसके बाद है जी जो माल्टोज एंजाइम है, माल्टोज को हाइड्रोलाइज कौन करता है। माल्टोज को हाइड्रोलाइज करने के लिए एक एंजाइम यूज़ होता है जिसका हम माल्टेज कहते हैं। माल्टेज हाइड्रोलाइजेज माल्टोज एंड प्रोड्यूसेस 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। जो माल्टोज है वो जब ब्रेक डाउन होता है तो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यील्ड करता है। और ये जो 2 ग्लूकोज होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ किस तरह से लिंक होते हैं। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ द ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल एंड C4 ऑफ द ग्लूकोज 1। ठीक है, 2 ग्लूकोज हैं, एक ग्लूकोज के C1 पे और दूसरे ग्लूकोज के C4 के दरमियान में जो है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। सिंस वी नो दैट द ग्लूकोज इज़ एन एल्डो शुगर, यानी कि ग्लूकोज में जो एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, और वो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ऑलवेज उसकी C1 पर कार्बन 1 पर होता है। एंड दैट द एल्डिहाइड ग्रुप इज़ अ कार्बोनाइल ग्रुप विच हैज़ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। और जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है ये कार्बोनाइल ग्रुप है और जब ये फ्री होता है तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता है। ये अपने साथ की जो मौजूद चीज़ें होती हैं उनको रिड्यूस करता है, रिडक्शन काज करता है। Since the linkages between C1 aldehyde group of the glucose 2 and C4 of glucose 1, यानी कि C1 पर aldehyde ग्रुप है एक ग्लूकोज का और जो दूसरा ग्लूकोज है उसके C4 के दरमियान में लिंकेज है। तो जो सेकंड ग्लूकोज है जिसके C4 के साथ लिंकेज है उसकी C1 पर जो aldehyde ग्रुप है वो फ्री होगा, वो फ्री अवेलेबल होता है। तो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हेंस द माल्टोज इज़ रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि एक माल्टोज में 2 ग्लूकोज होते हैं, उनमें से एक ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो लिंकेज में इन्वॉल्व होता है जबकि दूसरे ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होता है। तो माल्टोज की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। माल्टोज है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। मिल्क में जो शुगर होती है वो लैक्टोज होती है। और लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कौन सा एंजाइम करता है, लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन हाइड्रोलाइजेज लैक्टोज एंड यील्ड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब जब लैक्टोज जो है डाइसेकेराइड है, इसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है। द 2 मोनोसेकेराइड्स दैट इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो है कार्बन 1 और उसका एल्डिहाइड ग्रुप इन्वॉल्व होगा और जिसका मॉलिक्यूल का जो है 4th कार्बन इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, उस शुगर का एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा। तो इसके हिसाब से जो लैक्टोज है वो भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है, रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर। और इसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं कैन ऑल्सो फर्मेंट लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड लैक्टोज की फर्मेंटेशन करवा के जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टोज को। नेक्स्ट है सुक्रोज, ऑल्सो नोन एज केन शुगर। ये जो हमारी केन शुगर होती है उसमें हम जो है सुक्रोज इन्वॉल्व होता है। और ये जो हमारा टेबल शुगर होता है, नॉर्मली शुगर यूज़ करते हैं, ये भी सुक्रोज होता है। और सुक्रेज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन हाइड्रोलाइजेज सुक्रोज एंड यील्ड्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब सुक्रेज एंजाइम जो है हमारी इंटेस्टाइन में होता है वो सुक्रोज पर एक्ट करके उसको तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब जो ग्लूकोज है वो एक एल्डो शुगर है और जो फ्रुक्टोज है वो कीटो शुगर होती है। अब सुक्रोज में जो 2 मोनोसेकेराइड्स होते हैं यानी कि ग्लूकोज और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, उनका जो लिंकेज होता है अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। इनके C1 ऑफ ग्लूकोज इन्वॉल्व होती है, यानी कि उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो इस लिंकेज में इन्वॉल्व होता है विद द C2 ऑफ द फ्रुक्टोज। लेकिन फ्रुक्टोज का जो है
C2 के साथ लिंकेज होता है। सिंस द पोटेंशियली एक्टिव ग्रुप्स विच हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज at C1 and keto group of the fructose at C2 are engaged in making glycosidic bond, there are no active groups left free, resulting in loss of reducing properties. Hence sucrose is non-reducing disaccharide. जो कीटो शुगर्स होती हैं ना, उनमें जो कीटो ग्रुप होता है वो कार्बन 2 पर लगा होता है, कार्बन 1 पर नहीं होता। और ये लिंकेज जो है वो 1,2 लिंकेज है, यानी कि ग्लूकोज की कार्बन 1 का एल्डिहाइड ग्रुप और जो फ्रुक्टोज है उसकी कार्बन 2 का कीटो ग्रुप, ये दोनों जो है 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हैं। तो कोई भी जो है कार्बोनाइल ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए जो हमारा सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। सुक्रोज एग्जिबिट्स द फिनोमिनन ऑफ इन्वर्जन, हैंस कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, यानी कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसको इन्वर्ट कर देता है, उसको इन्वर्ट करता है राइट पे, यानी कि क्लॉकवाइज उसको रोटेट करता है, इसलिए उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है। नेक्स्ट है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है, जब ये टूटते हैं तो ये 3 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और ओलिगोसेकेराइड्स जो है वो हमारे लिए जो है फिजियोलॉजिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए इनको डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स को जो है शॉर्ट फॉर्म में पीस की फॉर्म में लिखा गया है PS। तो नेक्स्ट जहाँ PS लिखा हुआ आपको मिलेगा वहाँ पर उसका मतलब है कि वो पॉलीसेकेराइड्स हैं। अपॉन हाइड्रोलिसिस पॉलीसेकेराइड्स यील्ड मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो जब टूटते हैं, जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट यील्ड करते हैं। दे फॉर्म स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल्स, हमारे जो सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर के कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं मोनोसेकेराइड्स। अनलाइक मोनोसेकेराइड्स ऑल ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स आर नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ना, ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं सारे के सारे। पॉलीसेकेराइड्स आर ऑफ 2 मेन टाइप्स, इनकी 2 टाइप्स होती हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं अपॉन हाइड्रोलिसिस होमोपॉलीसेकेराइड्स यील्ड ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स, यानी कि जब होमोपॉलीसेकेराइड्स टूटते हैं तो सारे जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो सारे के सारे एक ही टाइप के होते हैं। और जो होमोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनका जो एनिमल सोर्स है वो ग्लाइकोजन होता है, और प्लांट सोर्स जो है वो स्टार्च, डेक्सट्रिन्स, डेक्सट्रॉन एंड सेलुलोज आ जाते हैं। ऑल ऑफ दीज कंटेन ग्लूकोज, ये जितने भी ऊपर ग्लाइकोजन, स्टार्च, डेक्सट्रिन, डेक्सट्रॉन, सेलुलोज वगैरह ये सब में ग्लूकोज पाया जाता है। इंपॉर्टेंट होमोपॉलीसेकेराइड्स कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट मेनली इन लिवर एंड मसल्स वेयर इट एक्ट्स एज ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फॉर ग्लूकोज, यानी कि ये जो है जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में हमारे पास होता है तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है। और जो ग्लाइकोजन होती है इसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। Structure is branched like a tree, similar to a amylopectin of starch, but each branch contains less than 12 glucose residues. यानी कि जो ग्लाइकोजन होता है ये ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, ट्री की तरह ब्रांच्ड होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अमाइलोपेक्टिन से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं उसमें 12 से कम ग्लूकोज पाया जाते हैं। अमाइलोपेक्टिन कंटेन्स मोर देन 12 ग्लूकोज रेसिड्यूज, यानी कि अमाइलोपेक्टिन की जो ब्रांचेस होती हैं उनमें 12 से ज़्यादा ग्लूकोज होता है, और ग्लाइकोजन की जो ब्रांचेस होती हैं उनमें 12 से कम होते हैं ग्लूकोज। इट हैज़ 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस दैट इज़ अल्फ़ा 14 एंड अल्फ़ा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 2 तरह के लिंकेज होते हैं, अल्फ़ा 14 और अल्फ़ा 16। अब अल्फ़ा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म्स अ स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज इन द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की जो स्ट्रेट चेन्स बनी होती हैं उनमें अल्फ़ा 14 लिंकेज होता है, और जो अल्फ़ा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो 2 स्ट्रेट चेन्स को आपस में जोड़ता है और ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है। इन ऑर्डर टू रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन दीज लिंकेजेस मस्ट बी ब्रोकन डाउन बाय 2 डिफरेंट एंजाइम्स। अब ये होता है कि जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज को रिलीज़ करवाने के लिए इन ब्रांचेस को तोड़ा जाता है, और 2 डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं वो इस पर एक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? फॉस्फोराइलेज जो कि 14 लिंकेज को ब्रेक करता है, यानी कि स्ट्रेट चेन्स को तोड़ता है, और दूसरा है डी ब्रांचिंग एंजाइम जो कि इन जो ब्रांचेस होती हैं उनको ब्रेक डाउन करवाता है अल्फ़ा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को।
In order to release glucose from glycogen, these linkages must be broken down by two different enzymes, namely phosphorylase and debranching enzyme. During fasting, liver glycogen maintains blood glucose level. जब फास्टिंग होती है, हम लोग कुछ खा पी नहीं रहे होते, तो हमारे जो लिवर का जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। जो मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसका हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में कोई काम नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है स्टार्च। इट इज़ द मेन फॉर्म ऑफ इंजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट में मेन फॉर्म जो होती है वो स्टार्च की होती है, और इसकी दो टाइप्स होती हैं स्टार्च की, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होती है वो स्ट्रेट चेन होमोपॉलीसेकेराइड होता है। अमाइलोज हैज़ अ ट्री लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, जैसे हमने पीछे बात की अमाइलोज की। अनलाइक ग्लाइकोजन ईच ब्रांच हैज़ मोर देन 12 ग्लूकोज रेसिड्यूज। अब इसमें क्या होता है, अमाइलोज में के जो है अमाइलोपेक्टिन के जो है ब्रांच होता है और अमाइलोज स्ट्रेट होता है। अमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच होता है इसकी ब्रांचेस में 12 से ज़्यादा ग्लूकोज रेसिड्यूज होते हैं, जबकि ग्लाइकोजन की ब्रांचेस में 12 से कम होते हैं। अमाइलेज जो है स्लाइवरी एंड पेंक्रियाटिक जो एंजाइम होता है, स्लाइवा में जो अमाइलेज होता है वो स्लाइवरी अमाइलेज कहते हैं, और जो पेंक्रियास से रिलीज़ होता है वो पेंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। ये हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को माल्टोज में, माल्टोट्रायोज एंड डेक्स्ट्रिन्स में। इनके तोड़ के स्टार्च को इन 3 कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है डेक्स्ट्रिन्स। दीज आर इंटरमीडिएट हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च की जब हाइड्रोलिसिस होने लगती है तो दरमियान में एक प्रोडक्ट बनती है जिसको कहते हैं डेक्स्ट्रिन्स, और ये स्वीट टू टेस्ट होती हैं। और डेक्स्ट्रिन्स की एग्जांपल्स में आ जाते हैं अमाइलोडेक्स्ट्रिन्स, रेथ्रोडेक्स्ट्रिन्स एंड आर्कोडेक्स्ट्रिन्स। आगे डेक्स्ट्रांस आर हाईली विस्कस पॉलीसेकेराइड्स, बहुत ही विस्कस होते हैं, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, थिक होते हैं, गाढ़े होते हैं ये डेक्स्ट्रांस, एंड यूज्ड एज प्लाज्मा एक्सपेंडर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। जो शॉक में पेशेंट होता है तो उनका प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंड कर बढ़ाने के लिए जो है ये जो डेक्स्ट्रांस हैं ये दिए जाते हैं पेशेंट्स को। नेक्स्ट 5th है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है ये होता है β14 ग्लाइको एंडोग्लाइकोसिडेज, ठीक है, β14 एंडोग्लाइकोसिडेज डाइजेस्ट सेलुलोज। अच्छा सेलुलोज जो होता है ना, इसको एंजाइम होता है सेलुलेज जो कि इसको डाइजेस्ट करवाता है, और हमारे ह्यूमंस में जो है ये सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए हम लोग अगर सेलुलोज इंजेस्ट कर भी लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। इट इज़ द मेन डाइटरी फाइबर एंड प्रेजेंट मेनली इन प्लांट्स। हमारे जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर डाइट जो लेते हैं हम लोग जो है डाइटरी फाइबर्स में सबसे ज़्यादा सेलुलोज ही पाया जाता है, और ये प्लांट्स में होता है ज़्यादातर। और दूसरे इसके अलावा हमारी डाइट में जो फाइबर्स होते हैं उनमें आ जाती है लिग्निन और पेक्टिन। फाइबर्स कैन अब्जॉर्ब वाटर 10 to 15 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट, यानी कि ये जो फाइबर्स हैं ना इनका जितना वेट होता है उससे जो है 10 से 15 गुना ज़्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए जो है ये पानी को हमारे जो है इंटेस्टाइन में रखते हैं, दस ड्राइंग वाटर इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमन, तो पानी को अपनी तरफ खींचते हैं और अपने वेट से 10 से 15 गुना ज़्यादा पानी को अपने साथ खींच के रख सकते हैं। तो जब ये फाइबर्स हमारे इंटेस्टाइन में होता है तो ये पानी को इंटेस्टाइन में खींचते हैं और हमारी जो बाउल मोटिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं। प्रोवाइड्स बल्क टू द फूड, और हमारी जो फूड होती है उसको जो बल्क प्रोवाइड करते हैं ये फाइबर्स होते हैं उसमें। स्टिमुलेट्स इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस दस प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, जो फाइबर्स होते हैं क्योंकि वाटर ज़्यादा अपने साथ रखते हैं, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ जाती है और जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करवाते हैं। और इसके अलावा हेमरॉइड्स में भी ये इफेक्टिव होते हैं। डिक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, और सेलुलोज होता है ना जो टॉक्सिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जैसे कार्सिनोजेंस वगैरह होते हैं उनको अब्जॉर्ब होने से रोकते हैं हमारी बॉडी में। हैंस इट प्रिवेंट्स अगेंस्ट द कोलोन कैंसर, और सेलुलोज जो कोलोन होता है हमारा, इनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके कैंसर से भी बचाते हैं। इट कैन बाइंड ट्रेस एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल जिंक एंड कैन डिक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। और जो सेलुलोज होता है ना ये जिंक के साथ बाइंड हो जाता है और जो हमारे फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। फैट मतलब हमारी बॉडी में फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स फिर कम होना शुरू हो जाएंगे। हैंस एक्सेस ऑफ द डाइटरी फाइबर सप्लीमेंट्स इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ज़्यादा जब हम लेते हैं फ़ायदे हैं लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो हमारे जो फैट सॉल्युबल हमारे वाइटामिन्स होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं।
फाइबर आल्सो लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल। और फाइबर्स का एक जो इम्पॉर्टेंट जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। और सेलुलोज का सोर्स कौन सा होता है? होल ग्रेन सीरियल्स एंड ब्रेड्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें सेलुलोज होता है, फाइबर होता है। आगे आ जाता है हेट्रोपोलीसेकेराइड्स। अब तक हमने होमोपोलीसेकेराइड्स डिस्कस किए हैं, अब हेट्रोपोलीसेकेराइड्स आ जाते हैं। अपॉन हाइड्रोलिसिस हेट्रोपोलीसेकेराइड्स यील्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स। होमोपोलीसेकेराइड्स में सारे मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन हेट्रोपोलीसेकेराइड्स में जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स आ जाती हैं इसमें म्यूसिलेजेस, हेमीसेलुलोज एंड म्यूकोपोलीसेकेराइड्स। आप सबसे पहले म्यूसिलेजेस की बात कर लेते हैं। दीज आर हेट्रोपोलीसेकेराइड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। ठीक है, हेट्रोपोलीसेकेराइड्स होते हैं और जो है प्लांट ओरिजिन के होते हैं, ये इनका पौधों से बनते हैं। एग्जांपल्स आ जाते हैं एगार, वेजिटेबल गम्स एंड पेक्टिन्स। एगार क्या होती है? एगर जो होती है ये क्या होती है? इट इज़ अ नॉन डाइजेस्टेबल हेट्रोपोलीसेकेराइड, ये जो है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। विच अपॉन इंजेस्शन स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस, वही यानी कि लेग्जेटिव के तौर पे यूज़ होती है। यूज्ड इन डेवलपिंग कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरिया। और जिस इसका एगर का दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट जो है फ़ायदा ये है इसका कि जो बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडियम बनाते हैं उसके लिए हेल्प करती है उसको बनाने में। नेक्स्ट है वेजिटेबल गम्स। They are used in pharmaceutical products, in confectionaries and as an adhesive. नेक्स्ट आ जाती है पेक्टिन्स। दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ जेलीज। जेली बनाने के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है, जो फ़ायदा आता है उसका, वो पेक्टिन्स आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है हेमीसेलुलोज। दे आर ऑफ प्लांट ओरिजिन। जो हेमीसेलुलोज होता है ये प्लांट ओरिजिन का होता है और ये जो है हमारे लिए जो फिजियोलॉजिकल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है म्यूकोपोलीसेकेराइड्स। म्यूकोपोलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर हेट्रोपोलीसेकेराइड्स ऑफ द एनिमल ओरिजिन। इनके म्यूकोपोलीसेकेराइड्स हैं ये वो हेट्रोपोलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि एनिमल सोर्स से आते हैं। दे आर एसिड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, और इन कार्बोहाइड्रेट्स में एसिड होता है, ये एसिड कंटेन करते हैं। सच एज हेलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, हेपरिन, ब्लड ग्रुप पोलीसेकेराइड्स एंड सीरम म्यूकोइड्स वगैरह। दे कंबाइन विद प्रोटीन्स टू फॉर्म म्यूकोप्रोटीन्स एंड म्यूसिन्स। ठीक है, जो म्यूकोपोलीसेकेराइड्स होते हैं ज़्यादातर जो है ना एसिड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और प्रोटीन्स के साथ भी कंबाइन हो जाते हैं ये। अब सबसे पहले आ जाता है हेलुरोनिक एसिड। हेलुरोनिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन स्किन इन हाई कंसनट्रेशन वेयर इट एक्ट्स एज एन इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग एजेंट। ठीक है, जो है सीमेंटिंग एजेंट है, यानी कि एक बैरियर के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, और बैक्टीरिया वगैरह को, ऐसी गंदी चीज़ों को हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देता स्किन के ज़रिए। ठीक है, स्किन में होता है और एक सीमेंटिंग एजेंट यानी बैरियर के तौर पर एक्ट करता है, बैक्टीरिया और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। It is hydrolyzed by the enzyme hyaluronidase. हेलुरोनिक एसिड को अगर तोड़ना है तो हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं हेलुरोनिडेज। मैनी बैक्टीरिया प्रोड्यूस हेलुरोनिडेज, दस डिस्ट्रॉय द सीमेंटिंग बैरियर एंड काज इन्फेक्शन। अब क्योंकि ये जो हेलुरोनिक एसिड होता है ये एक बैरियर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ये इन्फेक्शन से हमें बचाता है। अब बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस एंजाइम को हेलुरोनिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और ये जो हेलुरोनिडेज एंजाइम होता है ये फिर हेलुरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करवा देता है, वो जो बैरियर होता है वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। क्लिनिकली हेलुरोनिडेज इज़ एडेड टू द स्किन ऑइंटमेंट फॉर एफिशिएंट पेनिट्रेशन ऑफ मेडिसिन थ्रू स्किन। अब क्योंकि हेलुरोनिडेज जो है वो उस बैरियर को तोड़ता है तो इसलिए ये जो स्किन ऑइंटमेंट्स होती हैं हमारी उनमें हेलुरोनिडेज एंजाइम को ऐड किया जाता है ताकि वो उस बैरियर को थोड़ा तोड़े और जो मेडिसिन है वो पेनिट्रेट कर सके स्किन के थ्रू। इट इज़ प्रेजेंट इन साइनोवियल फ्लूइड्स दस हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो हमारे जॉइंट्स में मौजूद होता है और ये जो है हमारे जॉइंट्स को जब हम मूव करते हैं तो फ्रिक्शन से, रबिंग से रोकता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इस साइनोवियल फ्लूइड में भी हेलुरोनिक एसिड पाया जाता है। और इसके अलावा जो हमारी आई का विट्रस ह्यूमर होता है उसमें भी हेलुरोनिक एसिड पाया जाता है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट।
इट इज़ फाउंड इन द ग्राउंड सब्सटेंसेस स्पेशली कार्टिलेजेस इन कम्बिनेशन विद प्रोटीन्स। ज़्यादातर हमारी जो कार्टिलेजेस में जो है ये पाया जाता है कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, और इसके अलावा ये कंबाइन हुआ होता है ज़्यादातर प्रोटीन्स के साथ। और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो है बी इज़ अ वीक एंटीकोगुलेंट है, लेकिन इसकी एक्टिविटी जो है ना इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। नेक्स्ट है हेपरिन जो है हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, जो हमारे लिवर में, स्प्लीन, लंग्स, थाइमस और ब्लड में पाया जाता है। एंटीकोगुलेंट है, यानी कि ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है हेपरिन जो है। आगे ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड्स, दे आर प्रेजेंट इन आरबीसीज। इनके हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें पाया जाता है, गैस्ट्रिक म्यूसिन में, सलाइवा में एंड अदर बॉडी सिक्रीशंस। हमारे डिफरेंट बॉडी सिक्रीशंस में ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, और हमारे जो है ना एंटीजन के तौर पर एक्ट करते हैं, जो हमारे ब्लड ग्रुप को डिटर्मिन करते हैं। जैसे एक ब्लड ग्रुप आ जाता है हमारा ए, बी, ओ या RH फैक्टर वगैरह, इन सब चीज़ों में आ जाते हैं ये ब्लड ग्रुप पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, यहाँ तक हमने आज जो है डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस किया है, और नेक्स्ट जो है कल के लेक्चर में हम डिराइव्ड पॉलीसेकेराइड्स, डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।